हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 12 सिविक्स सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के और अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 पाठ नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये देखिए, भाग 2 के अंतर्गत वीडियो है। ये भाग 2 के अंतर्गत वीडियो है। और इसके पहले हमने अध्याय 6 तक पूरा करा दिया था। चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। और साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत सरकार का नज़रिया क्या है? 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है। इन 10 सालों में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी थी। कई बार संवैधानिक पदों हदों हदों को पार भी किया गया। लोगों ने अपनी मांगों के पक्ष में हथियार भी उठाए। हजारों लोगों की जान भी गई। अब आगे क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट में? इन संघर्षों को विराम लगाने के लिए सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया। सरकार ने प्रयास किया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में निपटाया जाए। नेक्स्ट क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता बहुत है। धर्म, जाति, रंग, रूप, संस्कृति, भाषाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, नजरिया अलग हैं। ऐसे में अलगाववाद और क्षेत्रीय आकांक्षा उठनी लाजमी है। लेकिन भारत सरकार का नजरिया इनको लेकर बहुत अच्छा है। सरकार ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान दिया है। अब नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रीयता तथा क्षेत्रवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया है। भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों में हैं। बात सही है। भारत में लोगों के अंदर भाईचारा की भावना है और इसी भाईचारा की भावना जो एक दूसरे की आपस में मदद करते हैं, इसी क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। अब आगे क्या है? राष्ट्रवाद जनता के बीच एकता बनाए रखती है। यूरोप में सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत सरकार का नजरिया अलग है। हम सांस्कृतिक विविधता को खतरा नहीं मानते। चलिए साथियों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है। यहाँ आज़ादी है कि कोई दल क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करे। क्षेत्रीय मुद्दों समस्याओं के प्रति सरकार को नीति निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता की राह में क्षेत्रीय आकांक्षा भारी पड़े। ऐसे में सरकार को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यानी सरकार को सोच समझकर फैसला लेना चाहता है या चाहिए। अब आगे क्या है? तनाव के दायरे। आज़ादी के तुरंत बाद देश के सामने मुख्य समस्या विभाजन, देशी रियासतों की समस्या, विस्थापन। देश के तथा विदेश के पर्यवेक्षकों का मानना था भारत ज़्यादा दिनों तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का मामला सामने आया। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मामला रहा है। कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएं, कश्मीर में अलगाववाद, पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के अंग होने पर असहमति, नागालैंड मिजोरम में अलगाववाद की मांग उठी थी। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए,
दक्षिण भारत द्रविड़ आंदोलन चला। द्रविड़ आंदोलन में तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध किया गया। तमिल भाषा को महत्व दिया गया। नंबर 2, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हिंसा में अनेक लोगों की जान गई, कई परिवारों का विस्थापन हुआ। जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल। कश्मीर में मुस्लिम, हिंदू, सिख कई धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 3, लद्दाख। लद्दाख में बौद्ध बौद्ध थोड़ा साथियों टाइप में वो हो गया था एरर, तो बौद्ध है, बौद्ध और मुस्लिम भी रहते हैं। कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी पहले समझते हैं। जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता का मसला। अब आगे क्या है, कश्मीर में समस्या की जड़ें कैसे थी। अब 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर की रियासत थी, जिसमें हरि सिंह नामक हिंदू शासक का राज था। यह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। पाकिस्तान को यह लगता है कि ज़्यादातर आबादी या मुस्लिम है, इसलिए जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग खुद को कश्मीरी पहले मानते हैं। अब अगर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में आंदोलन चला। शेख चाहते थे कि राजा पद छोड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्मनिरपेक्ष संगठन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से गठबंधन भी था। नेहरू और शेख मित्र भी थे। नेहरू और शेख यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मित्र भी थे। आगे फिर क्या हुआ, 1947 में पाकिस्तान ने घुसपैठिए को कश्मीर में कब्जा करने के लिए भेजा। कश्मीर के महाराजा भारतीय से मदद मांगने को मजबूर है। भारतीय सेना ने मदद प्रदान की। आगे देखिए नेक्स्ट, ये देखो भारतीय सेना से मदद प्रदान की। भारत सरकार ने महाराजा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए। यह भी कहा स्थिति सामान्य होने पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। भारत कश्मीर की स्वतंत्रता बनाए रखने को तैयार हुआ। अनुच्छेद 370 के तहत इस राज्य को विशेष अधिकार दिए। इस राज्य का एक अलग संविधान भी था। 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 को मोदी सरकार ने हटा दिया। इसका विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। यहाँ तक इसके साथ लीजिए साथियों। फिर क्या हुआ, पंजाब तथा यहाँ की समस्या। पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। पंजाब में 1966 में राज्य पुनर्गठन हुआ। यहाँ 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल ने पंजाब सूबे के गठन के लिए आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक थे। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक संदर्भ कैसा था। अकाली दल 1977 में सरकार बनाई। दोनों बार गठबंधन सरकार बनी। केंद्र ने अकाली दल की सरकार को कार्यकाल से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले कार्यकाल से क्या हुआ था, कार्यकाल से पहले ही बर्खास्त कर दिया। अकाली दल को हिंदुओं का कम समर्थन प्राप्त था। सिख समुदाय भी जाति वर्ग में बटा हुआ था। कांग्रेस को अकाली दल से ज्यादा समर्थन प्राप्त था। 1977 में आला 1977 में हाँ 1977 में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वतंत्रता की मांग की। आनंदपुर साहिब
प्रस्ताव, इसमें क्षेत्रीय स्वतंत्रता की बात उठाई गई। केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने की मांग की गई। आगे क्या है, सिखों के वर्चस्व के ऐलान हुआ, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में ही देखा जाता है। इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर कम असर है। 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हुई। अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दों में आंदोलन चलाया। कुछ ने भारत से अलग होकर अलग राष्ट्र खालिस्तान बनाने की मांग भी की थी। आगे क्या हुआ, पंजाब में हिंसक चक्र। पंजाब में हिंसक चक्र आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया। स्वर्ण मंदिर और हथियारबंद किले के रूप में तब्दील हो गया। आगे क्या हुआ साथियों, सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। सरकार ने उग्रवादियों को भगाया, लेकिन इससे स्वर्ण मंदिर की क्षति पहुंची, जिसे सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। चलिए साथियों, यहाँ तक इसी ले लीजिए। अब आगे देखो, अब आगे क्या है, केंद्र सरकार ने अकाली दल की सरकार को कार्यकाल से पहले ही बर्खास्त किया। अकाली दल को हिंदुओं का कम समर्थन प्राप्त था। सिख समुदाय, फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ तक मैंने करा दिया था ना, खाली पंजाब में हिंसा चक्र, हाँ विश्वास माना। चलो स्वर्ण मंदिर छत हुई। चलो इसको देखना, एक बार और देख लीजिए इसको। पंजाब में हिंसा का चक्र आंदोलन के सशस्त्र विद्रोह के रूप में लिया गया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया। स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले के रूप में तब्दील हो गया। सरकार ने जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, उग्रवादियों को भगाया, लेकिन इससे स्वर्ण मंदिर क्षति पहुंची, जिसे सिखों ने अपना धर्म पर हमला माना। चलिए देख लीजिए। चलिए अब इसके अब नेक्स्ट देखिए। सिख इस बात से नाराज थे कि उनके धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। कुछ दिन बाद 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को उन्हीं के दो अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। इंदिरा के अंगरक्षक थे। इस घटना से पूरा देश शोक में डूब गया। दिल्ली तथा उत्तर भारत के राज्यों में हिंसा का दौर चल पड़ा। सिखों को ढूंढ कर मारा गया। सबसे ज्यादा सिख दिल्ली में मारे गए। देश के अन्य हिस्सों में भी सिख मारे गए। 2005 में संसद में मनमोहन सिंह ने इस घटना पर अफसोस जताया। शांति की ओर क्या हुआ, 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में नए प्रधानमंत्री आए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने नरमपंथियों से बातचीत की शुरुआत की। 1985 में एक समझौता हुआ। अकाली दल अध्यक्ष कौन थे, हरचंद हरचंद सिंह लोगोवाल, ये अध्यक्ष थे, हरचंद सिंह लोगोवाल। कांग्रेस के कौन थे, राजीव गांधी। पंजाब समझौता क्या हुआ, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद के सुलझाव के लिए आयोग बनाया जाएगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर न्यायाधिकार बिठाया जाएगा। चलिए देख लीजिए। या पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर न्यायाधिकार बिठाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम वापस लिया जाएगा। लेकिन समझौते के बाद भी अमन कायम नहीं हुआ। इस लगभग हिंसा लगभग 10 वर्षों तक जारी रही। अकाली दल बिखर गया। 1992 में चुनाव में 1992 में पंजाब में चुनाव हुए, सिर्फ 24% लोग ही वोट दिया।
उग्रवाद को सेना ने दबाया, लेकिन जनता ने अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 चुनाव में अकाली दल बादल और भाजपा गठबंधन जीती। पूर्वोत्तर राज्य 1980 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर कर सामने आई। 7 राज्य होने के कारण इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ? इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, नेपाल और बांग्लादेश से लगती हैं। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे देखें क्या हुआ। त्रिपुरा, देखिए अब आगे साथियों, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासतें थी। आज़ादी के बाद भारत संघ ने इनको शामिल किया गया। पूर्वोत्तर राज्य में बड़े स्तर पर राज्य पुनर्गठन हुआ। नागालैंड 1963 में राज्य बना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में राज्य बने। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में राज्य बने। पूर्वोत्तर राज्य भारत के राज्यों का विकास नहीं हो पाया। यह इलाका शेष भारत से अलग थलग वाला था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। स्वायत्तता की मांग। मणिपुर, त्रिपुरा को छोड़ के आज़ादी के वक्त पूरा इलाका असम के कहलाता था। असम सरकार के गैर असमी लोगों पर असमी थोप रही थी, जिसका विरोध किया गया और स्वतंत्रता की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समूह के नेता असम से अलगाव चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। 1960 में ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स में बदल गया। इसमें मांग रखी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। सरकार ने एक ही जगह कई जनजातीय राज्य बना दिए। असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता की मांग यहाँ खत्म नहीं हुई। असम की बोडो, कार्बी, दिमसा समुदायों ने अलग राज्य की मांग की। जनमत तैयार किया गया, आंदोलन चलाए गए, विद्रोही कार्रवाई की गई, लेकिन छोटे छोटे राज्य बनते चले जाना संभव नहीं था। सरकार ने इन्हें राज्य में ही रखकर स्वतंत्रता प्रदान की। आगे क्या हुआ? अलगाववादी आंदोलन। अलग देश की मांग से देश का अखंड यानी देश की अखंड को खतरा यानी देश की अखंडता को खतरा था। इस मांग से निपटना मुश्किल था। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववाद की मांग उठी। मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के अंदर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। मिर्जा लोग कुछ ऐसा भी मानते थे कि वह कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं था। अब आगे साथियों देखिए क्या होता है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल पड़ा। असम सरकार अकाल में ही सही प्रबंध नहीं करा पाई, इसीलिए इससे जनता और नाराज हुई। जनता ने अलगाववाद की मांग को समर्थन किया। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। 1996 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए आज़ादी 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते सशस्त्र अभियान शुरू किया। साथियों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कराते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ।
भारतीय सेना और मिजो विद्रोह। यह लड़ाई 2 दशकों से चली आ रही। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। भारतीय सेना ने कार्रवाई की। मिजो नेशनल फ्रंट को पाकिस्तान का समर्थन मिला। पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में आम जनता को भी नुकसान पहुंचा। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए हैं। इससे एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। नेक्स्ट, भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। आके वो स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया और कभी-कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती हैं। आगे क्या हुआ साथियों? असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गया भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। या कि असम यानी असम की जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। 1979 में आल असम स्टूडेंट यूनियन यानी संगठन है कोई, यानी आसू AASU विद्रोहियों यानी विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आंसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आंसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासी के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आगे क्या हुआ? आंदोलन की मांग की कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाएगा। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के नेक्स्ट देखिए, आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासदी घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ी की आवाजाही तथा तेल शोधक कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई। अब आगे देखिए क्या होता है साथियों। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणामस्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश अब देखिए यहाँ पर साथियों, समझौते के बाद यह समझौते के अंतर्गत तय हुआ किया कि जो लोग बांग्लादेश बुद्ध के दौरान अथवा उसके बाद से सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण मंत्रि परिषद रखा गया। आगे क्या है? असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम
असम का निर्माण किया जाएगा। ये चीज़ सोच के हुआ था। तो साथियों पूरा इसको देख लो। चलो फिर नीचे पढ़ रहा हूँ। असम, देखिए असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ मित्रता आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। तो साथियों इसी के साथ ये वीडियो है पूरा। और आप प्लीज़ साथियों इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो शेयर भी करेंगे। चलिए साथियों इतनी देर जुड़े रहे, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ ये वीडियो हुआ पूरा, अध्याय 7 की टॉपिक पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।